डॉक्टर प्लेसमेंट्स 400-500 के लगभग हो चुकी हैं। तो अगर कोई उसके बाद हमें कसाई बोले तो नहीं अच्छा लगेगा। तो वो डिस्टेस्टफुल एजुकेशन का और अपनी चीज़ें बताने का, तो वो एक हमारे लिए एक अच्छा मीडियम है। उसमें मैं एक्टिव रहता हूँ और उसमें ये भी पता चलता है कि सोसाइटी में चल क्या रहा है, डॉक्टर्स के बारे में कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, उनकी परसेप्शन क्या है, जो बीमारियां मैं ट्रीट करता हूँ उसके बारे में मिथ्स क्या फैली हुई है, मुझे क्या ठीक उसका काउंटर कैसे तैयार करना है, हेल्थ एजुकेशन कैसे देनी है, किसी को गलत इन्फॉर्मेशन वहां पे फैलाई जा रही है उसको कैसे काउंटर करना है। तो उसमें भी एक्टिव रहना। और मुझे लगता है कि डॉक्टर्स आर वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स, दे आर क्रीम ऑफ सोसाइटी। उनकी तो आप नहीं आएंगे तो कोई और आ जाएगा, तो वो भी होना जरूरी है। तो यही बात है कि इंटरेस्ट जब आपको होता है कि मेरी ड्यूटी सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन में नहीं है, उसके अलावा भी है, तो आप उसके लिए टाइम निकालते हो। तो से रिलेटेड था और सबको बूचर्स कहा गया, तो बूचर्स तो मैं भी बन गया। तो हम नेचुरली मैंने रिएक्ट करना था क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अगर मैं 8 साल काम करके आपको जो थोड़ी बहुत मैंने अपनी उपलब्धियां गिनाई, हजारों में मैं ऑर्थोपेडिक सर्जरीज कर चुका हूँ, सैकड़ों में जॉइंट। नमस्कार, आप सबका स्वागत है इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24x7 में। आज मैं आपका साथी सेठी परविंदर सिंह। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की बात करें तो कुछ समय पहले तक यहाँ पे केवल एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। धीरे धीरे सरकार को डिमांड गई, सरकार ने लोगों की ज़रूरत को पहचाना और एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आया। उसके बाद बात करें तो हमारे सबके सर का ताज श्री माता वैष्णो देवी, जहां पे अपार कृपा है माता रानी की सब भक्तजनों पे, पूरे विश्व भर से लोग वहां पे आते हैं। उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और एक कॉरपोरेट के साथ एक अपना टाई अप करके एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया, या मैं कहूं कि जंगल में मंगल, वहां पे एक पूरी नई दुनिया बसा दी। धीरे धीरे देखें तो हमारी रियासत के अंदर मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की भी की। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है। जब हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ कोई बात करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनको जीवन में आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर किसी शोबे की बात होती है या अपने बच्चों से पूछते हैं आप क्या बनना चाहते हैं, तो पहला शोबा डॉक्टर होता है। तो जब कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है, उसका दर्जा भगवान से कभी भी कम नहीं होता। इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूं, कुछ समय पहले तक जम्मू को एक टैग ये भी दिया गया था कि हम कहते थे कि जम्मू के हॉस्पिटल्स रेफरल हॉस्पिटल्स हैं। किसी भी छोटी सी छोटी बात को लेकर के जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में जाते थे तो वो हमें हमारी पड़ोसी रियासत अमृतसर, पंजाब या इधर उधर जाने के लिए बोलते थे। लेकिन हमारी यंग जनरेशन ने मेडिकल के प्रोफेशन में बहुत अच्छा काम किया और बड़े दावे के साथ और फक्र के साथ मैं ये कह सकता हूं कि आज जम्मू के लोग कई सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए बाहर जाने के बजाय अपनी रियासत के डॉक्टर पे, अपने जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं यंग जनरेशन पे विश्वास करना ज्यादा पसंद करते हैं। आपका समय ज्यादा ना लेते हुए मैं अपने स्टूडियोज में आए हुए मेहमान का तारुफ करवाना चाहूंगा। हालांकि वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरा इशारा डॉक्टर विकास पादा, जो कि हड्डियों के बहुत स्पेशलिस्ट हैं और जनता की सेवा विभिन्न प्रकार से कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत हमारे स्टूडियोज में आज। थैंक यू सेठी जी, और इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24/7 के दर्शकों को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत आभार। और ये आपके प्लेटफॉर्म पे दर्शकों से बात करना मेरा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुद आपका शुक्रगुजार हूं डॉक्टर साहब के अपने अपना कीमती समय निकाला। हालांकि मैं खुद ये जाती तौर पे जानता हूं कि आपकी बहुत मसरूफियत रहती है। डॉक्टर साहब, जैसा मैंने अभी अपने भूमिका में बताया कि जम्मू अब रेफरल हॉस्पिटल नहीं रह गए हैं, जम्मू के लोग अपने डॉक्टर्स पे ज्यादा विश्वास करते हैं। आप अपनी सेवाएं पिछले 7-8 साल से श्री माता वैष्णो देवी हॉस्पिटल में निभा रहे हैं, तो इन लगभग एक दशक से जो आपने चेंजेस देखी हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। आपका आकलन बिल्कुल सही है सेठी जी। जो जब मैंने पढ़ाई यहीं मेडिकल कॉलेज जम्मू से ही की है, एमएस ऑर्थोपेडिक्स यहाँ की है। उसके बाद मैं जम्मू से बाहर चला गया,
क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ की कमी थी, सरकारी जॉब इतनी आसानी से यहाँ मिलता नहीं था। तो नेचुरली मैंने आगे करियर प्रोग्रेशन के लिए प्राइवेट सेक्टर में जाना या जम्मू से बाहर जाना प्रेफर किया। तो सबसे पहले जब मेरा एमएस कंप्लीट हुआ तो मैं ब्यास हॉस्पिटल है, ब्यास में मैं वहाँ पे कार्य किया एज ए सीनियर रेजिडेंट। फिर मेरी सिलेक्शन इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में हो गई, वहाँ 3 वर्ष मैंने सीनियर रेजिडेंसी की और उसके बाद मुझे वापस आना हुआ फिर से जम्मू कश्मीर में, यहाँ के हेल्थ सर्विसेज में एज कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स मैंने काम किया। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे ऑर्थोपेडिक्स में खास करके, और जब मैंने गवर्नमेंट में भी जॉब किया यहाँ पे 2011-12 के समय, तो आकलन यही था मेरा कि लोग जो थे वो इतनी आसानी से यहाँ, खासकर मैं अपनी ब्रांच तक अगर अपने आप को सीमित रखूं, तो इतनी आसानी से यहाँ इलाज नहीं कराते थे, क्योंकि हमारा जो पड़ोसी राज्य है पंजाब, वो एडवांसमेंट काफ़ी कर चुका था, खासकर हड्डियों और जोड़ों के इलाजों में। इसमें कोई शक नहीं है, टेक्नोलॉजी वहाँ पहले आई, वहाँ के, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट हेल्थ केयर काफ़ी स्ट्रांग था। उनका स्ट्रांग पॉइंट ये था, गवर्नमेंट आज भी हेल्थ केयर उनका उतना स्ट्रांग नहीं है जितना प्राइवेट हेल्थ केयर स्ट्रांग है। हम उसमें लैग करते थे और यहाँ के गवर्नमेंट हेल्थ केयर प्रीडोमिनेटली उनको कम्पीट नहीं कर पाता था। तो यही होता था कि लोगों में एक धारणा बन चुकी थी कि अगर हड्डी टूटेगी तो जुड़ेगी लखनपुर के पार। तो आपका बिल्कुल सही कहना था, लेकिन समय के साथ साथ मैंने भी एवोल्यूशन देखा, यहाँ की हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंप्रूव होते देखी, गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में जम्मू में ग्रोथ देखी। तो जब मैं सरकारी जॉब में था तो यही होता था कि फ्रैक्चर होता था, पेशेंट हमारे पास आता था, मैं कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में मैंने काम किया है, तो हम उनको बोलते थे सर्जरी के लिए एडमिट हो जाइए, तो पेशेंट को एडमिशन लिखनी, पेशेंट गायब। तो उसके बाद 15 दिन बाद पेशेंट पेश होता था हमारे पास कि डॉक्टर साहब टांके निकाल दीजिए, हमने ऑपरेशन पंजाब में जाके करा लिया। तो कहीं ना कहीं हम भी आहत होते थे कि ऐसा क्यों है, ऐसी क्या कमी है हम में कि पेशेंट यहाँ इलाज नहीं कराना चाहता। वो अपनी जगह ठीक थे, उनको इतना फेथ यहाँ नहीं होता था, उनको लगता था कि बेटर इलाज और यहाँ से 100 किलोमीटर दूर भी उपलब्ध है तो हम वहाँ जाके करवाएंगे। और लेकिन समय के साथ बदलाव आया। मैं 2012 जब यहाँ 13 में तक 13 के एंडिंग तक मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब किया, और यहाँ पे आपको पता है कि ट्रांसफर्स का कैसा सिस्टम रहता है। पहले तो फंक्शनल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में मुझे मौका मिला काम करने का, मैं करता रहा, लेकिन एक मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने ट्रांसफर कर दी मेरी 6-8 महीने में ही। तो वो दैट वाज डिसफंक्शनल हॉस्पिटल, अब दूर था घर से, वो रीजन नहीं था, बट वहाँ करने के लिए कुछ नहीं था एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन। दैट वाज द रीजन कि मुझे अल्टीमेटली जॉब छोड़नी पड़ी। जब मेरे नहीं चली कहीं भी, मैंने उनको बोला मुझे दूर लगा दीजिए, किसी ऐसे हॉस्पिटल लगा दीजिए जहाँ पे सर्जरीज होती हों, लेकिन नहीं हुआ, सिस्टम वैसा है। तो मुझे जॉब छोड़ के फिर से मैं हिमाचल गया, वहाँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर कांगड़ा मेडिकल कॉलेज काम किया 2-2.5 साल, और उसके बाद मैं गवर्नमेंट सेक्टर छोड़ के कॉर्पोरेट में आ गया। वहाँ जेपी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स है पालमपुर में, मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया एज सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट। तब तक यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 2016 में आ चुका था। तो मैंने 2017 मई जून का टाइम होगा जब मुझे यहाँ से कॉल आई कि क्या आप अपनी सर्विसेज अपने होम स्टेट में देना चाहते हैं। तो मुझे जैसे ही इसके बारे में आया, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट पालमपुर में सेटल होने का मन बना चुका था, एक ब्यूटीफुल प्लेस, एक पीसफुल जगह, लोग काफ़ी अच्छे, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा, सेटल भी ऑलमोस्ट हो चुका था, प्रोफेशनली भी वहाँ भी ग्रो अच्छा कर चुके थे हम। तो आई वाज थिंकिंग कि यहाँ घर बनाते हैं, रहते हैं और सेटल हो जाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे यहाँ से, और मुझे यही हुआ कि मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट, हम दोनों इकट्ठे थे, तो मैंने वाइफ को यही बोला, मैं ये माता का बुलावा है, हम चलते हैं। मैं अब अगर घर में सेवा करने का मौका है अपने लोगों और हमारे लोगों को, हमारी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो काम हम यहाँ कर रहे हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, एडवांस फ्रैक्चर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके लिए मेरे जम्मू के लोग, जम्मू रीजन के लोग बाहर जाते हैं, खज्जल होते हैं, बहुत परेशानी, फाइनेंशियली बहुत परेशानी होती है, और अदरवाइज बड़ी परेशानी होती है। जब आपको घर पे इलाज मिले और दूर इलाज मिले, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। हमें वापस चलना चाहिए। दूसरा थॉट नहीं आया, हम वापस आके हमने यहाँ ज्वाइन कर लिया। और यहाँ भी ये हॉस्पिटल 2016 से स्टार्ट हुआ था, मैं 2017 में आया था यहाँ पे, ज्वाइन किया, और धीरे धीरे करके काम स्टार्ट किया। बेसिक काम, फ्रैक्चर्स का ट्रीटमेंट शुरू किया, एडवांस टेक्निक्स से शुरू किया, जॉइंट रिप्लेसमेंट शुरू की,
और तब से मैं देख रहा हूँ कि एक जिसका राइज होता है कर्व का, वो हुआ है। लोगों की थॉट प्रोसेस में चेंज आई है, क्योंकि पहले क्या था, सिर्फ प्रीडोमिनेटली सरकारी सेटअप था, उसमें भी इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। आज सरकारी सेटअप भी डेवलप हुआ है, जम्मू को बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल भी मिल चुका है, और मेडिकल कॉलेजेस पेरिफेरी में भी आए हैं। कठुआ में मेडिकल कॉलेज आ गया, उधमपुर में आ गया, डोडा में आ गया, राजौरी में आ गया। तो मेडिकल कॉलेज में नेचुरली स्तर बढ़ता है, फैसिलिटीज ज्यादा मिलती हैं। तो दोनों सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर में श्री माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की एक लीड आ गई, उसके साथ साथ जम्मू में भी कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है वो उन्होंने अपने को स्ट्रेंथन किया। दोनों सेक्टर्स डेवलप होना शुरू हो गए। तो उससे क्या हुआ, और फिर कोविड का बीच में पीरियड आया, एक टर्निंग पॉइंट जो मैं जरूर मेंशन करूंगा, जब लोग बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि एक किस्म से आत्मविश्वास जब एक होता है ना, फेथ खत्म हो जाती है, तो लोग तभी बाहर जाते हैं। लेकिन कोविड में जब लोग बाहर नहीं जा सकते थे, उन्होंने यहीं इलाज कराना शुरू किए। ऑर्थो की सर्जरीज यहाँ ही, जॉइंट रिप्लेसमेंट यहीं होना शुरू हुई, और उन्होंने देखा कि यहाँ जो करवा रहे हैं सब ठीक हो रहे हैं, तो यहाँ इलाज मुमकिन है। तो वहां से चेंज आई। और दूसरा, उसके बाद यहाँ पे आयुष्मान भारत योजना आई, हमारा हॉस्पिटल उसमें इम्पैनल्ड है। तो क्योंकि ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट बहुत महंगा इलाज है, आप एक सिंपल फ्रैक्चर का इलाज है, अगर आपने प्राइवेट में पंजाब में करवाना है, 1-1.5 लाख कहीं नहीं गया, लाख रुपया तो मामूली चीज है। लेकिन आयुष्मान भारत और उसकी यूनिवर्सल कवरेज जब यहाँ पे हुई, इररिस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस, सबको उसका बेनिफिट मिला। और हमारा हॉस्पिटल नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक वर्ल्ड क्लास कारपोरेट हॉस्पिटल, जब इसमें पैनल हो गया, तो एक गरीब आदमी के द्वार, बिलो पॉवर्टी पर्सन के द्वार भी उनके लिए खुल गए। दैट वाज ए टर्निंग, दैट वाज अनदर टर्निंग पॉइंट, कि यहाँ पे जब उनको फाइनेंशियल लगा कि यहाँ खर्चा नहीं होना है, तो हमें इलाज कराना चाहिए। और जब वो ठीक हो रहे हैं, खर्चा बच रहा है, फाइनेंशियली उनको कोई परेशानी नहीं, और अप्रोचेबिलिटी डॉक्टर्स की, जैसे हम वहां तो सर्जरीज करते हैं, लेकिन हमारी ओपीडीज जम्मू में भी होती हैं, तो पेशेंट का फॉलोअप यहाँ हो जाता है। हमारी पेरिफेरल ओपीडीज भी हैं, मैं राजौरी में ओपीडी करता हूँ, मैं बिलावर में ओपीडी करता हूँ, तो उस एरिया के लोग फॉलोअप के लिए वहां आ जाते हैं। तो एक कन्वीनियंट उनको लगा कि हम यहाँ इलाज कराएंगे, इजी होगा, फाइनेंशियली वायबल है, और एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसमें हर तरह की फैसिलिटी इलाज हो रहा है। और लेटेस्ट जॉइंट रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, फ्रैक्चर्स के लेटेस्ट मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक का इलाज। और मैं फख्र के साथ शेयर करना चाहूंगा कि शायद लोगों को पता नहीं, पता, जस्ट कोविड से पहले मार्च में कोविड आया है 2020 में, फरवरी में यहाँ के सतवारी के पास के गांव के एक बुजुर्ग थे, 119 साल 8 महीने के, उनका लेग बोन का फ्रैक्चर हुआ था, उनको हमने ऑपरेट किया, और वो 1.5-2 साल सरवाइव किए। उसके बाद वो वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्जरी थी। हम उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके कोविड की वजह से, डिस्टर्बेंस, और वो फैमिली बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो डॉक्यूमेंटेशन का इशू आया। ये मैं आज बोलना चाहूंगा कि अगर वर्ल्ड में किसी ओल्डेस्ट पर्सन की सर्जरी हुई है, वो नारायणा हॉस्पिटल कटरा में हुई है, हमारी टीम ने की है। हमारे एनेस्थेटिस्ट, हमारी आईसीयू का बैकअप, सारी टीम, ये एक अनोखा रिकॉर्ड है, ये हमारे नाम है। उससे पहले 2018 में हमारी ही एक कोलीग हैं गायनेकोलॉजिस्ट, उनकी दादी जी वो गिर गए घर पे, यहीं के हैं, कुंजवानी के रहने वाले हैं वो, आयुर्वेदिक डॉक्टर, उनके पोते और उनकी पोती गायनेकोलॉजिस्ट। तो वो क्योंकि मुझे जानते थे, मैंने तब 1 साल हुआ था वहां ज्वाइन किया, उन्होंने मुझे एक्सरे भेजा कि हमारी दादी का ऑपरेशन हुआ, ये फ्रैक्चर हुआ और सर्जरी बताई जा रही है, और हम सोच रहे हैं पंजाब जाएं। तो मैंने उनको बोला कि आप पंजाब बेशक जाएं, लेकिन एक बार हमारे हॉस्पिटल जरूर आए। तो अगर आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि खुद डॉक्टर थी, गायनेकोलॉजिस्ट थी, हर चीज जानती थी, जो सबसे पहले जब आई, मैं आप एक बार एक हॉस्पिटल का चक्कर लगा के और फैसिलिटीज का पता करके आओ। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने बोला ये तो हर कुछ है जो हम बाहर ढूंढते थे। तो उन्होंने बोला डॉक्टर साहब यू गो अहेड, हम रिस्क लेंगे, यू टेक। उन माता जी का हमने हिप की सर्जरी की, मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से। वो माता जी 2018 मार्च में पूरी हुई। शी लिव्ड अप टू 2021, और नेचुरली नेचुरल डेथ हुई उनकी बाद में, बट शी वाज कंफर्टेबल वॉकिंग एंड ऑल दैट। तो ये चीजें जम्मू में जब होना शुरू हुई, तो लोगों का विश्वास आया। और इसमें भी कोविड के दौरान भी एक 6 महीने पुराना फ्रैक्चर मेरे पास आया। उनको फरवरी 2020 में चोट लगी थी, और वो जुलाई 2020 में मेरे पास आए, और वो एक निगलेक्टेड फ्रैक्चर होता है, उसको भी उसी लेटेस्ट टेक्निक से मैंने ट्रीट किया। और मैं ये आपको बताते हुए खुशी होती है कि इतना ओल्ड फ्रैक्चर उस टेक्निक से
कहीं दुनिया में नहीं हुआ है। चाइना में एक हुआ, वो 2 हफ्ते कम ड्यूरेशन का है। ये भी हमारे नाम का रिकॉर्ड है क्योंकि यहाँ फैसिलिटीज ऐसी हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं यहाँ पे। जॉइंट रिप्लेसमेंट्स जो पहले लोगों को वो विश्वास नहीं आता था कि यहाँ भी की जा सकती है, क्योंकि मार्केटिंग ऐसी है बाहर के हॉस्पिटल्स की कि वो बोलते हैं कि ऐसी चीज है जो कि वही पॉसिबल है, यहाँ नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ लोगों ने करवाना शुरू की। और इसमें भी आयुष्मान का मैं कहना चाहूंगा कि योगदान है, क्योंकि ये कॉस्टली सर्जरीज हैं, 2 से 2.5 लाख की सर्जरी है। गवर्नमेंट उसका रेट उसको जो है कवर कर रही है प्राइस को, तो लोगों के लिए बहुत ईजी। और बिलो पॉवर्टी लाइन जैसे मैंने बात की, कच्चे मकान में रहने वाले लोग, मैं आपको एड्रेस दे के भेज सकता हूं उनके घरों में, जाके देख के आइए, जिनकी नी रिप्लेसमेंट हुई है। वो उम्र भर 2.5 लाख नहीं निकाल सकते थे अपनी एक सर्जरी के लिए। आपको वीडियोस हैं मेरे पास जिनमें वो उनको उम्मीद छोड़ चुके थे कि हम कभी चलेंगे। लेकिन इस योजना का मैं फिर कहूंगा, मैं हर प्लेटफॉर्म पे बोलता हूं कि धन्यवाद है उस सोच को जिन्होंने ये सोचा कि कारपोरेट हॉस्पिटल में एक गरीब आदमी जिसको खाने तक के पैसे नहीं होते, वहां के नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट जैसी महंगी सर्जरियां करवा रहा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये बदलाव जब यहाँ लोग देखते हैं, जब लोगों से मिलते हैं, एक को कह के वो कहते हैं ना, जोत से जोत चलती है, तो वो जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिलीफ अपने लोगों में, जम्मू के हॉस्पिटल्स में, जम्मू के डॉक्टर्स में, जो खत्म हो चुका था बिकॉज ऑफ एनी रीजन, वो वापस आ चुका है। अगली जनरेशन, मेरे से अगली जनरेशन और प्रॉमिसिंग है। हम तो मेहनत कर रहे हैं, हमारी पिछली जनरेशन ने भी की है। सोच बदल रही है, देश बदल रहा है, जम्मू बदल रहा है। अब वोकल फॉर लोकल की बात है तो इसमें भी बदलाव आ रहा है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते, जो बाहर के लोग करते हैं। तो ये क्योंकि रिजल्ट्स जब लोगों को ग्राउंड पे मिले हैं, तो वो देख के ही उन्होंने कहा है कि अगर आज हड्डी टूटती है तो वो पहला उनका ये होता है कि हमने जम्मू में ही बैठ के कराना है। कहीं भी एक्सीडेंट, आज भी एक मेरे पुराने पेशेंट, उनका अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हुआ सांबा के पास, वो उनको काफी, वो कहीं भी जा सकते हैं, ही हैज ऑल द फैसिलिटीज टू गो एनीवेयर, तो उन्होंने प्रेफर किया, वो अभी अभी नारायणा में एडमिट हो रहे हैं फ्रैक्चर के लिए। दे हैव सच फेथ, क्योंकि वो हमें दिखा रहे हैं पिछले 4-5 साल से, इज माय पेशेंट, बोलते हैं हमने इलाज कराना तो यहीं कराना है। तो दिस इज द चेंज जो हम ग्राउंड पे देख रहे हैं। मैंने वही 2004 के टाइम से लेके 2000, आज से 20 साल पहले से लेके 2024 में हैं हम, तो हम सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं। ऑर्थोपेडिक्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट में खास करके एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। और मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे टीचर्स को, जिन्होंने हमें वो एजुकेशन दी, वो बीज बोया हमारे बीच में, एक रेजिलियंस और एक मेहनत करने का जज्बा भी दिया। और हम गए जम्मू से बाहर भी गए, चीजें सीख के आए, और यहाँ पे आज हम कर रहे हैं। मैं उनका आभारी हूँ जो हमारे मेडिकल कॉलेज के टीचर्स थे, जिन्होंने हमें, नाम लूंगा, डॉक्टर सलारिया, डॉक्टर दारा सिंह, डॉक्टर परमजीत सिंह, डॉक्टर हमारे काफी जो सुदेश शर्मा और बाकी टीचर्स, डॉक्टर अनिल, इन्होंने हमें ऐसा एक, कह सकते हैं ना, कि एक फाउंडेशन रखी हमारे ऑर्थोपेडिक्स की, कि आज ये जो बिल्डिंग, या एक कह रहे हैं बीज बोया तो आज आप फल देख रहे हैं, इनकी बदौलत है। इन्होंने ऐसे डिफिकल्ट टाइम्स पे ऑर्थोपेडिक्स की जोत जलाए रखी कि विश्वास आते 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 आते, तब जो लोग नहीं मानते थे आज वो लोग मान रहे हैं। उनकी मेहनत का भी नतीजा है कि आज हम भी उनकी मेहनत के भी फल खा रहे हैं जो उन्होंने उन डिफिकल्ट टाइम्स में की है। तो वाकई ही गाँव में बदलाव आया है। बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत विस्तार पूर्वक आपने अपने विषय में, अपने बारे में भी बताया। और आपके इस विजिट का मैं एक छोटा सा एडवांटेज और लेना चाहूँगा। हाल ही में नीट के रिजल्ट्स भी आए हैं पीजी को लेकर के, काउंसलिंग्स अभी भी चल रही हैं, कुछ लोगों को अभी सीट्स अलॉट होना बाकी हैं, वो अपना अपना शोभा तय कर रहे हैं। एंड मुझे ये कहने में बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है कि आज आप एक तरह के रोल मॉडल हैं सोसाइटी में। तो प्लीज़, जो यंग जनरेशन जो भी पीजी कोर्सेज को परस्यू करने वाली है और अपना अपना आगे करियर बनाने वाले हैं, सुपर स्पेशलिटी की पढ़ाई करेंगे, कुछ लोग बाहर भी जाएंगे, और आपने भी ये बताया कि आप किस तरह से काफ़ी आगे पहुंचने के बाद फिर अपनी रियासत की लोगों की सेवा करने के लिए आप वापस आए। थोड़ा सा उनका भी मार्गदर्शन आप जरूर कीजिए इस चैनल के माध्यम से। ये बहुत ही अच्छा, मेरा फेवरेट क्वेश्चन आपने पूछ लिया, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हुआ भी कुछ ही दिन पहले, एक न्यूज़पेपर की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि नीट पीजी की जो काउंसलिंग हुई है, सिर्फ 14% या उससे कम जो चॉइस थी टॉप रैंकर्स में, 1500 टॉप रैंकर्स में 14% से भी कम ऐसे बच्चे थे जिन्होंने सर्जिकल ब्रांच ली है।
वो मेडिकल ब्रांचेस ईजी ब्रांचेस में जा रहे हैं। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड था। ऑर्थोपेडिक्स 2%। तो इतनी अच्छी ब्रांच है ऑर्थोपेडिक्स, मतलब उसमें एक इंजीनियरिंग का भी टच है, उसमें आप फिजिशियन का भी काम कर रहे हो, आप प्लास्टर वर्क भी कर रहे हो, आप सर्जरी भी कर रहे हो, जॉइंट रिप्लेसमेंट कर रहे हो, स्पाइन कर रहे हो, हैंड सर्जरी, फ्रैक्चर्स की इतनी वैरायटी है और इतनी एक्साइटिंग ब्रांच है। उसको अगर 2% टॉपर्स चूज कर रहे हैं तो ये डिस्टर्बिंग ट्रेंड है। कहीं ना कहीं हमें ये झांकने में मजबूर करता है कि क्या हमारी अगले जनरेशन चैलेंजेस लेने के लिए क्या वो कतरा रहे हैं। मैं ये बोलना चाहूंगा यंगस्टर्स को कि जितनी जबरदस्त सर्जिकल ब्रांचेस होती हैं, मैंने पर्सनली अगर मैं बोलूं कि मेडिकल में आने के बाद मैं अपने जम्मू कश्मीर का टॉपर था प्री मेडिकल टेस्ट में। तो मेडिकल साइंस जब मैं पढ़ रहा था तो देखते देखते मेरा रुचि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इस पे भी आई कि मैं आईएएस करूं। लेकिन इंटर्नशिप में टर्निंग पॉइंट आया कि जब मैंने ऑर्थोपेडिक्स का काम देखा। मैंने आज भी, अगर मेरे आप बोलो कि एक नेचुरल एफिनिटी है कि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर बनूं या सिविल सर्विस में जाऊं तो मैं इजीली जा सकता हूं, मेरे में वो क्वालिटीज हैं। लेकिन इसमें मुझे इंटरेस्ट ये आया कि इतनी बढ़िया ब्रांच, मैंने इंटर्नशिप में काम करते हुए मुझे इतना एक्साइट किया, मैंने वो साइड पे मैं नहीं, ये नहीं करना, ये करेंगे। तो एक चैलेंजिंग लाइफ बहुत डिफिकल्ट है सर्जन की, लेकिन आप जो चेंज लाते हो ना पेशेंट की लाइफ में, मैं आज मतलब अब हम नहीं करते, मेरा तो पर्सनल मानना कि वी आर द एजेंट ऑफ चेंज, परमात्मा के हाथ हैं हम, करवाता वो है, हमारे थ्रू होता है। तो आज मैं अगर सर्जन नहीं होता, फिर मेरे थॉट यही आया कि आज अगर कोई बच्चा मना कर रहा है सर्जन बनने से, तो मैं उन पेशेंट्स के बारे में सोचता हूँ कि जो टेढ़ी टेढ़ी टांगे लेके चले हैं, 4 कदम नहीं चलते थे, आज वो 4 किलोमीटर चलते हैं। यदि मैंने मना कर दिया होता सर्जन बनने से, कोई सिविल सर्वेंट बन जाता या किसी मेडिकल ब्रांच में चला, मेडिकल ब्रांच ये नहीं मैं कहता कम चैलेंजिंग है, लेकिन सर्जरी से कतराना, क्योंकि लोग आजकल डरते हैं कि एक हिंसा बहुत हो गई है डॉक्टर्स अगेंस्ट, एक्सेप्टेबिलिटी कम हो गई, हर चीज अच्छी होनी चाहिए, खराब होता है तो वायलेंस करो डॉक्टर्स अगेंस्ट, उनके लिटिगेशंस है ना। और टेंशन वाली ब्रांच की, जब तक पेशेंट पूरी तरह ठीक नहीं हो, ऑर्थो में खास करके 3-4 महीने फ्रैक्चर जुड़ने में लगते हैं, जब तक फ्रैक्चर जुड़ा नहीं तब तक आपको नींद नहीं आती कि पेशेंट ठीक हुआ नहीं हुआ। जॉइंट रिप्लेसमेंट में तो वो सारी उम्र के लिए आपका पेशेंट है, क्योंकि उनको कुछ भी छोटा मोटा होता है उनको लगता है जॉइंट रिप्लेस कराए हैं तो ये क्यों हो गया। तो ये चीजें चैलेंजिंग है जरूर, है ना। इसमें बहुत एक डेडिकेशन चाहिए और एक फिजिकल फिटनेस भी चाहिए, आपको 10-10 घंटे खड़े होकर सर्जरीज भी करनी पड़ती है। तो बेशक ये चैलेंजिंग ब्रांच है, मैं कहना चाहूंगा कि चैलेंजेस ही लेके हम ग्रोथ कर सकते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर आके ही ग्रोथ है। और जितना मजा सर्जिकल ब्रांच में, क्योंकि आप इंस्टेंटेनियस आप उसमें रिजल्ट्स देखते हो। नी रिप्लेसमेंट करके पेशेंट टेढ़ा 4 कदम नहीं चलता, इंस्टेंटेनियसली उसकी जब टांगे सीधी अपनी देखता है, इतना खुश होता है वो, और उसकी पेन जब गायब हो जाती है आपकी विद इन द स्पैन ऑफ डेज, तो उनको इतनी खुशी मिलती है और इतनी मतलब एक, और उनको खुशी और हमें सेटिस्फेक्शन कि हमने जो एक हुनर हमें परमात्मा ने बख्शा और उसको हम यूज कर रहे हैं, उसका इनकी लाइफ में कितना इम्पैक्ट पड़ा। तो ये सोचें कि अगर आप सर्जन नहीं बनेंगे तो कितनों की जिंदगी है वो नरक बन के रहेगी। आप कईयों की जिंदगी नरक से स्वर्ग में कन्वर्ट करने वाले एजेंट हैं, सर्जन वो होता है। और सर्जरी इज एन आर्ट और सर्जन इज एन आर्टिस्ट। ये सिंपल डॉक्टर नहीं होता। एक काटने वाले तो वो हिंसा करने वाले भी काटते हैं, लेकिन काट के किसी की चीज ठीक करना, हीलिंग करना, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक परमात्मा ने एक स्पेशल, मैं कह सकता हूँ कि एक गिफ्ट दिया होता है। सर्जन आर गिफ्टेड, सर्जन जो हैं दे आर स्पेशल बींग्स और एक स्पेशल एजेंट्स ऑफ चेंज, और एक परमात्मा के एम्बेसडर्स ही हैं वो। तो उसको एम्ब्रेस कीजिए। मुश्किल है रास्ता, डिफिकल्ट है, बड़ी कांटे आएंगे रास्ते में और बहुत चैलेंजेस आपको लगते रहेगा कि अब ये क्यों कर लिया हमने, क्या कर लिया। लेकिन जो चीजें, जो बदलाव, मेडिसिन ठीक है, आपने मेडिसिन दी, पेशेंट ठीक हुआ, नहीं दी तो बदल दी। सर्जरी में आपने इंस्टेंटेनियस आपके पास रिजल्ट्स। और ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में खास करके जॉइंट रिप्लेसमेंट, दे आर सो ग्रेटफुल सर्जरी। पेशेंट को इतना आराम मिलता है कि उनकी जिंदगी में, कह रहा हूं कि वही कि दिस आर लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग सर्जरीज। जोड़ नहीं बदलते, जिंदगी बदलते हैं हम। तो ये होता है। और मैं यही कहूंगा कि आप अपनी चॉइस देखिए, आपका इंटरेस्ट किस में है। हमें जरूर पता चल जाएगा कि हम सर्जन बनना चाहते हैं या फिजिशियन वाली लाइन में रहना चाहते हैं, और आगे भी आपका मन किस में है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उसी तरफ जाइए।
है ना। और ऑन लाइटर नोट, है ना, दो चॉइसेस का आपके पास ऑप्शन होता है लाइफ में, एक बीवी चुनना और दूसरा ब्रांच चुनना। तो दोनों में समझदारी बरती है, जिंदगी सुखी हो जाएगी, उसमें जल्दबाजी ना कीजिएगा। तो अपना इंटरेस्ट देखिए और डोंट शाई अवे फ्रॉम चैलेंजेस, डोंट शाई अवे। जितना चैलेंजिंग होगा उतना आपको एट द एंड ऑफ डे, जब आप बूढ़े हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, और जब आप रिवाइंड करके अपनी स्टोरी देखेंगे, अगर आपको उस स्टोरी से आपको खुद को इंस्पिरेशन मिलेगी, देन यू आर ए सक्सेसफुल मैन। और उससे आप इंस्पायर तो हुए, बाकी भी इंस्पायर होंगे। तो ये यंगस्टर्स को मैसेज है कि एक तो मेडिकल प्रोफेशन नहीं छोड़ना है। मेडिकल प्रोफेशन इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन। अब जो मर्जी बोलिए, जो उसके बारे में जिसने बोलना है, पॉलिटिशियन ने बोलना है, जनता ने बोलना है, नेता ने बोलना है, डोंट डू वो इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, दिस इज बेस्ट प्रोफेशन। ये परमात्मा ने एक स्पेशल लोगों को चुना होता है, एक हीलिंग पावर्स देके, उनमें आप लोग हो। आप बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, और अगली जनरेशन को इसमें आना चाहिए, और अच्छे लोगों को आना चाहिए, मेहनती लोगों को आना चाहिए। और आपकी लाइफ, आप कहते हैं कि मुश्किल है, मुश्किल कहानी है। तो आइए और अपनी चॉइस की ब्रांच लेके, और अगर ब्रांच नहीं भी करनी, आप जनरल, जो हमारा पहले फैमिली फिजिशियन का एक कंसेप्ट था, इवन इफ यू आर जस्ट एमबीबीएस, यू कैन डू कंट्रीब्यूट ए लॉट। तो मुझे लगता है अब गवर्नमेंट थोड़ा उस पर भी फोकस कर रही है, जो फैमिली फिजिशियंस वाला कंसेप्ट है वो वापस आ रहा है। लेकिन वेरी ब्यूटीफुल ब्रांच, मेडिसिन इज अ वेरी ब्यूटीफुल ब्रांच। आइए और इसको ग्रास्प कीजिए। बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत विस्तार पूर्वक आपने मेरे इस सवाल का उत्तर दिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी यंगस्टर जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को आगे परस्यू करना चाहते हैं, वो जरूर डॉक्टर साहब के इस जवाब से दिशा जरूर लेंगे। डॉक्टर साहब, अगले सवाल पे मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि देखिए, हर एक व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं। कोई उसको वेस्ट कर देता है, कोई उसको सदुपयोग करके बहुत कुछ अपनी जिंदगी में करता है। हमने देखा है, आप पूरा टाइम अपना मेडिकल प्रोफेशन को भी देते हैं, आप सोशल एक्टिविटीज में भी हैं, आप थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में भी करते हैं, सोशल मीडिया पे भी आप एक्टिवेट रहते हैं। तो समय की जो डिस्ट्रीब्यूशन है या समय की जो मैनेजमेंट है, व्हाट आई कैन कंक्लूड इट एज ए टाइम मैनेजमेंट, दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर टुडेज जनरेशन। सो मैं आपसे चलते चलते इसके बारे में जरूर बात करना चाहूंगा, और प्लीज आप हमारे दर्शकों को ये जरूर बताएं कि इन्हीं 24 आवर्स को वो भी आपकी तरह कैसे मैनेज कर सकते हैं। सेठी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, टाइम 24 घंटे सबके पास होते हैं। नारायण मूर्ति जी के पास भी 24 घंटे हैं, और एक आम आदमी के पास भी 24 घंटे हैं। फर्क यह है कि आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। तो देखिए, लाइफ जो है ना, ये एक, मैं यही कहता हूँ कि एक पड़ाव है हमारा। व्हाट आई रियली बिलीव इन, कि हम यहाँ पे एक, जैसे एक क्रिकेट का बैट्समैन आता है अपनी इनिंग्स खेलने, वो कितनी देर सरवाइव करता है, 40 ओवर, 50 ओवर, 10 ओवर, 20 ओवर, तो उसने उसी में गेम खेलनी है। तो ये आपका वही टाइम है, आपकी इनिंग है ये। उसके बाद आपने रिटायर होना है, बैठना है, तो उसमें आपने बेस्ट यूज करना है। और उसमें मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले आप जो कर रहे हैं ना, उसमें आपका पैशन होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, और आपका एक एम होना चाहिए। अगर आपको पता है कि मेरा क्या रोल रहने वाला है, और मेरा ये मानना है कि अगर ऊपर वाले ने कहीं किसी को, हर इंसान के बारे में सोचता हूं कि एवरीवन हैज कम विद सम मोटिव इन दिस वर्ल्ड। आपका अलग मोटिव है आने का इस दुनिया में, मेरा अलग है, और किसी का अलग है, लेकिन हर एक का रोल है। हमें वो रोल आइडेंटिफाई करना है, उसको अपना गोल और पैशन बनाना है। अगर आप पैशन के साथ, अब मैं जैसे डॉक्टर हूं, सुबह उठ के चलता हूं, मुझे पता है आज मेरा ओपीडी का शेड्यूल है, और उसके बाद जो भी है, घर कितने बजे आना है, ओपीडी जम्मू में भी करता हूं, नारायण में भी करता हूं। तो मुझे पता है कि मेरे पास पेशेंट्स आएंगे, तो वो एक उम्मीद लेके आए हैं, मुझे उनकी उम्मीद पे खरा उतरना है। उसके लिए जैसे नेट प्रैक्टिस होती है, तो हम पढ़ते भी हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड करते हैं। तो 24/7 आई एम ए डॉक्टर। तो उसके लिए तैयारी रहती है कि जब तक मैं एक्टिव हूं, मैंने डॉक्टरी करनी है, और मेरे से जो उम्मीद है, मैं उन पर सबसे बढ़िया खरा उतरूं और बेस्ट करूं। मेरा कंपटीशन किसी और से नहीं है, मेरा अपने आप से है। मैं जैसा 10 साल पहले था, उससे मैं 10 गुना बेटर होना चाहता हूं, और आगे आने वाले 10 साल बाद और अपने से बेटर होना चाहता हूं। दिस इज व्हाट आई बिलीव। तो पैशन के साथ आप चलेंगे, आपको क्लियर होगा कि मैंने क्या अच्छा करना है, तो आप नेचुरली उसके लिए स्ट्राइव करोगे। तो आपको फिर टाइम देखने की जरूरत नहीं है। मेरा सिर्फ कहना कि अगर आपका इंटरेस्ट है, आप कहीं शोर में बैठे हैं, आपका फेवरेट गाना चल रहा है, जो आपका फेवरेट है, कि आंधी फिल्म का गाना बजा, जितना बजी रेल का शोर होगा, ट्रेन का, लोगों का शोर होगा, आपको वो गाना सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है, आपको वो गाना किशोर कुमार की आवाज सुनाई देगी। वैसे ही अगर आपको पता है मैंने लाइफ में ये करना है, हजारों डिस्ट्रैक्शंस आ जाएं,
आप उस काम को करोगे क्योंकि आप वह उसमें इंटरेस्टेड होंगे, आप उसको करोगे, वो आपके लिए नंबर वन प्रायोरिटी है। जितना मर्जी आपको कोई उससे डिस्ट्रैक्ट करे, खींचे, इधर फेंके उधर फेंके, अब वो करोगे। डरो नहीं। एक एक टर्म आती है, लोग डरते हैं हार्ड वर्क। मैं नहीं कहता हार्ड वर्क, इट इज अ वर्क एंड वर्क इज वर्शिप। आप उस काम को पैशन बनाओगे। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप पढ़ना एंजॉय करना शुरू कर दोगे तो आपको आपके माँ बाप को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चे पढ़ो। आप घर पहुंचोगे, आप बोलोगे कब मुझे टाइम मिले मैं किताब खोलूं, मैं कब इसके बारे में सीखूं। तो दिस इज पैशन। तो गो आफ्टर योर पैशन, आपको टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जहां तक रही बात कि मेडिकल प्रोफेशन मसरूफ है, हम वी आर ओवरवर्क्ड, मैं कंसीड करूंगा कि क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है और लोगों को उम्मीदें जब बढ़ जाती हैं कि ये अच्छा डॉक्टर है तो उनका बिजी होना नेचुरली वो बढ़ता जाता है। तो उसमें भी खरा उतरना है। और उसके बाद मुझे ये लगता है कि हाँ, सोशल मीडिया आज का प्लेटफॉर्म है जिसमें हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे आज का प्लेटफॉर्म है, उन्होंने कई बातें बताई जो मैं हर पेशेंट को अपनी ओपीडी की कंसल्टेशन में इंडिविजुअली बतानी पड़ती हैं। तो इस प्लेटफॉर्म से वो पता नहीं कितने हजारों तक ये चीज पहुंच जाएगी और मेरा काम आसान होगा हेल्थ एजुकेशन का और अपनी चीजें बताने का। तो वो एक हमारे लिए एक अच्छा मीडियम है। उसमें मैं एक्टिव रहता हूँ और उसमें ये भी पता चलता है कि सोसाइटी में चल क्या रहा है, डॉक्टर्स के बारे में कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, उनकी परसेप्शन क्या है, जो बीमारियां मैं ट्रीट करता हूँ उसके बारे में मिथ्स क्या फैली हुई है, मुझे क्या ठीक उसका काउंटर कैसे तैयार करना है, हेल्थ एजुकेशन कैसे देनी है, किसी को गलत इंफॉर्मेशन वहां पे फैलाई जा रही है उसको कैसे काउंटर करना है। तो उसमें भी एक्टिव रहना। और मुझे लगता है कि डॉक्टर्स आर वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स, दे आर क्रीम ऑफ सोसाइटी। उनकी उनको ओपिनियंस देनी चाहिए बिकॉज दे आर थिंकिंग पीपल। तो जो बाकी इश्यूज भी हैं दे शुड हैव देयर से। पॉलिटिकली आप कहते हैं, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि डॉक्टर शुड बी एक्टिव पॉलिटिकली, क्योंकि पॉलिटिक्स में बेस्ट माइंड्स चाहिए। तो आप नहीं आएंगे तो कोई और आ जाएगा, तो वो भी होना जरूरी है। तो यही बात है कि इंटरेस्ट जब आपको होता है कि मेरी ड्यूटी सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन में नहीं, उसके अलावा भी है, तो आप उसके लिए टाइम निकालते हो। तो कभी कभी जो आपका गाने का शौक है आप उसको भी पूरा करते हो। तो ये हो जाता है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड टाइम मैनेजमेंट वोंट बी एन इशू इन दैट। वो आपका जैसे नेचुरल होता है ना कि नदी फ्लो कर रही है, तो आपकी लाइफ भी वैसे ही फ्लो करेगी। हाँ, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। कई बार नहीं मन करता उठने का, संडे को भी कई बार कैंप में जाना पड़ता है, लगता है यार छुट्टी है आज तो क्यों जाना, नहीं, वहां के पेशेंट्स को सोच के हम उठ के चल पड़ते हैं। तो इंटरेस्ट, डेवलप इंटरेस्ट, वट एवर यू आर डूइंग, दिस इज द रोल। जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के लिए पैदा हुए, आप इस काम के लिए पैदा हुए, मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट और ऑर्थोपेडिक्स के लिए पैदा हुआ हूं। मुझे वो करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ये पैशन आएगी, ये सोच आएगी, दैट विल बिकम एन एंटरटेनमेंट फॉर मी, और फिर वो डेडिकेशन का भाव पैदा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस विल बी ए नेचुरल प्रोसेस। तो इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। बहुत खूब डॉक्टर साहब। ठीक मेरे इस प्रश्न से पहले आपने बताया कि मेडिकल प्रोफेशन एक चुनौती भरा प्रोफेशन है। इसमें कई बार वायलेंस भी देखने को मिलती है, वो चाहे वर्बल हो या किसी और किस्म की। अब मेरा सीधा सवाल, अभी हाल ही में एक दो दिन पहले से एक सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहा है जिसमें हमारे एक नेतागण जो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स आर बुचर और नारायणा हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां जाकर के कोई जिंदा वापस नहीं आता है। हो सकता है उनका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो, वो भावुक हुए हों, कुछ इस तरह का। तो इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपसे इलेबोरेटिव आंसर चाहूंगा। इसमें देखिए, उसमें मैंने ही क्योंकि ये मेरे हॉस्पिटल से रिलेटेड था और सबको बूचर्स कहा गया, तो बूचर्स तो मैं भी बन गया। तो हम नेचुरली मैंने रिएक्ट करना था क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि अगर मैं 8 साल काम करके आपको जो थोड़ी बहुत मैंने अपनी उपलब्धियां गिनाई, हज़ारों में मैं ऑर्थोपेडिक सर्जरीज कर चुका हूँ, सैकड़ों में जॉइंट रिप्लेसमेंट्स 400-500 के लगभग हो चुकी हैं। तो अगर कोई उसके बाद हमें कसाई बोले तो नहीं अच्छा लगेगा। तो वो डिस्टेस्टफुल लगा मुझे, वो बयान कहीं देखने में मिला। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हमारे होते हैं ना, वो हमारी ओपिनियंस को शेप करते हैं। अब हम देखिए, एक कोई पेशेंट अगर आता है, अटेंडेंट बन के भी आता है, उसके लिए वो पेशेंट सब कुछ है, उसके लिए वो पेशेंट 100% है। लेकिन यदि मैं एज ए डॉक्टर देखता हूँ और मुझे पता है कि ये पेशेंट बड़ी रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में है, कि ये सीरियस कंडीशन में आया है, ये शायद इनको डिजायरेबल आउटकम ना मिले, लेकिन 99% इसी ट्रीटमेंट से ठीक हुए हैं। ट्रीटमेंट तो हम सबको बराबर देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या जो भी रीजंस हैं, तो वो नहीं बचे हों, तो उस अटेंडेंट के लिए
या उस व्यक्ति के लिए, तो वो तो 100% खराब चीज है। अगर किसी डॉक्टर के साथ उनका खराब एक्सपीरियंस हुआ तो 100% उस डॉक्टर के लिए उनका 100% खराब है, और उस हॉस्पिटल के लिए 100% खराब है, दैट इज गिवन। लेकिन अब उसको जनरलाइज करना, जैसे अगर वो बाकियों का ना सोच के कि इसी बीमारी के साथ बाकी लोग भी, कोविड की ही एग्जांपल ले लीजिए, नारायणा हॉस्पिटल में अगर इतनी भयंकर बीमारी थी ये, तो काफी लोग जो हैं वो सरवाइव भी किए हैं। मेरे अपने फैमिली मेंबर्स में, मेरे इन लॉज में, फादर इन लॉ सरवाइव किया, मेरे क्लोज फ्रेंड रेडियोलॉजिस्ट सरवाइव किया। तो बहुत से लोग ठीक हो गए, लेकिन बहुत से लोग बच भी नहीं सके। वो नेटली समय पे पहुंचे नहीं पहुंचे, उन्होंने जो इलाज उनको बताया गया वो सही स्टेज पे शुरू हुआ नहीं हुआ, तो नेचुरली किसी का एक्सपीरियंस खराब हो सकता है और वो ओपिनियन शेप कर सकता है। ऑल सेड एंड डन, एक कॉमन मैन की ओपिनियन, और व्हेन अ पर्सन टेक्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए रिस्पॉन्सिबल पोस्ट, फिर वो रोल अलग हो जाता है। व्हेन कॉमन मैन इज स्पीकिंग तो हम बोल सकते हैं यार इसका एक्सपीरियंस हो सकता है, ठीक है कोई बात नहीं, तो वी टेक विद पिंच ऑफ सॉल्ट। बट व्हेन अ मिनिस्टर पर्सन ऑन ए सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर, जिसमें अभी 4 ही कैबिनेट मिनिस्टर हो, मैं कहूंगा 1/4 किंग हैं वो, इज 1/4, 1/4 राजा हैं वो जम्मू कश्मीर के इस समय। अगर वो कोई शब्द बोलते हैं, उनको सुनने वाले बहुत हैं, उनको फॉलो करने वाले बहुत हैं, और उनका अगर कोई एक्सपीरियंस बैड भी रहा है, लेकिन उनको वो जनरलाइज नहीं करना चाहिए कि ठीक है उनका कोई क्लोज नियर एंड डियर नहीं ठीक हो पाए, या उनके कोई जानने वाले नहीं ठीक हो पाए, लेकिन आप उनको कैसे इग्नोर कर सकते हो जो हजारों की संख्या में ठीक होके गए हैं और यहाँ पे जिनको फायदा मिला है। अब उनके स्टेटमेंट का इम्पैक्ट मैं बताऊं क्या होगा। ये होगा कि एक कैबिनेट मिनिस्टर बोल रहा है, सच बोल रहा होगा, इतनी बड़ी पोजीशन पे पहुंचे हैं तो सोच के बोल रहे होंगे, इंटेलिजेंट हैं, तभी बने हैं मिनिस्टर, तभी चीफ मिनिस्टर ने उनको एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तो उसको एज विदाउट पिंच ऑफ साल्ट उसको ले लिया जाएगा कि ये गॉस्पेल ट्रुथ है। तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, जो पेशेंट यहाँ पे इलाज करवाने वाले थे, जिनको नहीं पता अभी कि यहाँ हॉस्पिटल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कितने लोग ठीक हुए नहीं हुए, बंद आ जाएंगे, यहाँ के बजाय बाहर जाएंगे, कितनी उनकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। जो लोग यहाँ डायलिसिस के लिए कितने लोग आते हैं, कितने लोग कीमोथेरेपी के लिए आते हैं, जो एक सीरियस डिजीजेस हैं, घर के पास उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है, बंद कर देंगे कि ये मिनिस्टर साहब ने ऐसा बोला है तो यहाँ तो कसाई हैं, ये पता नहीं कैसे लोग हैं। तो आप ये देखिए ग्रेविटी ऑफ उसका क्या होगा। ये मिनिस्टर साहब शायद रियलाइज नहीं करे कि वो एज ए पर्सन, उनको अब राइट नहीं है बोलने का। वो ही इज ए मिनिस्टर, ही वाज देयर एज ए चीफ गेस्ट इन दैट फंक्शन इन द कैपेसिटी ऑफ ए मिनिस्टर, नॉट एज ए पर्सन। तो वो उनको नहीं, अगर मैं 24/7 डॉक्टर हूं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, ही इज 24/7 ए कैबिनेट मिनिस्टर। अगर मैं कोई शब्द बोलता हूं उसको वेरी इट कैरीज ए वेट, हिज इसके इनके शब्द भी दे कैरी ए वेट। तो ये किस भी कंटेक्स्ट में ही मस्ट क्लैरिफाई इट। द यूज ऑफ वर्ड की बुचर्स हैं वहां सारे, उसमें मैं भी शामिल हूं, जो रात को 11 बजे तक, सुबह 9 बजे शुरू करते हैं हम सर्जरी, 11 बजे तक सर्जरी करते हैं। क्या ये करने के बाद अब हमारे बच्चों के जन्मदिन होते हैं, हम घर नहीं पहुंच पाते, हम कहते हैं नहीं पेशेंट ठीक होना चाहिए, इसकी दर्द खत्म होनी चाहिए। क्या हम कसाई कहने लायक हैं? क्या हमें बुचर्स कहा जाएगा? तो आप एक इंटेलिजेंट इंसान हो, आप कहते हो बाहर से पढ़ के आए, आप बहुत ही काबिल हो, आपको चीफ मिनिस्टर ने चुना उनकी पार्टी के ना होते हुए भी, अगर आप ऐसी बात करोगे, इमोशंस आई रिस्पेक्ट दैट, अगर उनका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, ही मस्ट इलैबोरेट ऑन दैट, और आप उस पर भी जांच करवाएं कि अगर कोई कोताही हुई है तो आप उस पर बात करें, उस केस पे बात करें, ये ना कि हर कोई जाता है और नहीं आता। अब उन्हीं के एरिया से कई लोगों को मैंने सर्जरी की डेट दी होगी, इनके टेढ़े घुटने होंगे, तो वो बंद हो जाएंगे आना। वो जी हमारे मंत्री जी ने कहा है नहीं जाना तो नहीं आएंगे, किसका लॉस हुआ? वही पंजाब में जाके उसी सर्जरी के 7 लाख रुपए अगर खर्चेंगे वो, तो कौन जिम्मेवार है? जो यहाँ आयुष्मान कार्ड से फ्री होनी, कौन जिम्मेवार है इसके लिए? मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी से कि वो इंसान जो गरीब इंसान, बिलो पॉवर्टी लाइन, के कच्चे घर हैं, मैं आपको 10 लोगों के एड्रेस देता हूं, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी के होंगे, जो करवा के गए हैं और कच्चे घरों में रहते हैं और इतनी बिलो पॉवर्टी लाइन स्टेटस के हैं, वो कभी जिंदगी में ये सर्जरी नहीं करवा पाते। तो उनका क्या कसूर है? उनका नुकसान नहीं कर दिया उन्होंने ये बोल के? तो हिज वर्ड्स कैरी वेट। कंटेक्स्ट में बात कीजिए, रैशनल बात कीजिए। लॉ पढ़ा है शायद उन्होंने, तो लॉ में लॉजिक पे चलता है कि जो कानून की किताब में लिखा है, आप डाटा को एनालाइज कीजिए। और एक इंस्टीट्यूट जम्मू में मैं खास करके बात करूंगा कि इतनी आसानी से हमें इंस्टीट्यूशंस नहीं मिले हैं। मेडिकल कॉलेज जम्मू भी यहाँ बाद में बना, और मेडिकल कॉलेज के बाद
यहाँ पे कोई अगर बड़ा हॉस्पिटल आया तो वो श्री माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कटरा आया, बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370 यहाँ कॉर्पोरेट्स नहीं आते थे। तो उसके बाद यहाँ पे बाद में मेडिकल कॉलेजेस खुलना शुरू हुए हैं और अभी तक कोई नहीं। इतने कम इंस्टीट्यूट्स होने के बाद क्या हमें उन्हें इस तरह से तबाह करना चाहिए? गलती है तो आप उसको पॉइंट आउट, मैं ये कहता हूं पांचों उंगली हाथ की बराबर नहीं आती। मैं नहीं कहता कि यहाँ पे एवरीवन इज फुली कॉम्पिटेंट, हम गलतियां नहीं करते, हम भी इंसान हैं, गलतियां हमसे होती हैं, लेकिन जहां गलतियां वहां पॉइंट आउट कीजिए। डोंट पेंट एवरीवन विद द सेम ब्रश। एक ही उससे करेंगे तो वो खराब हालत है कि हर कोई बुचर हो गया जो वहां पे 24-24 इतने डिमोरलाइज है। हमारे नर्सिंग स्टाफ भी आज आज चिट्ठी लिखी है हमने चीफ मिनिस्टर जी को कि इनको बोलें, क्योंकि हिज वर्ड्स हैव इम्पैक्ट। एक सॉरी बोलने से या ये बोलने से कि मेरा वो मतलब नहीं था कहने का, इट वाज इन सम कंटेक्स्ट, वी मस्ट क्लैरिफाई दैट, लोगों के मन में जो एक गलत मैसेज गया वो ठीक हो जाएगा। दिस इज नॉट ए बैटल ऑफ ईगोज, ये एक राइट इंफॉर्मेशन बताने की बात है किसी हॉस्पिटल के बारे में। अगर आप नहीं सेटिस्फाई ना, ये कोई तरीका नहीं है कि हाँ जी हाँ उसको सुधारा जा सकता है। ये नहीं है कि आपका कुछ इतना सा इन्फेक्शन हो तो उस अंग को काट देते हैं, उसको आप ड्रेसिंग करते हैं, उसको आप इंप्रूव करते हैं। दिस इज द वे आउट, ना कि आपका जो अपना इंस्टीट्यूट बना है उसको आप तबाह करें। ये एज ए मिनिस्टर के आगे ही कोई कॉर्पोरेट्स आ नहीं रहे, और इस तरह के बयान अगर गैर जिम्मेदार हमारे मिनिस्टर देंगे तो कौन सा कॉर्पोरेट यहाँ के अपना हॉस्पिटल लगाएगा? क्या गारंटी है कि आज उन्होंने नारायणा के बात की तो कल को अपोलो आएगा ये उसके अगेंस्ट नहीं बात करेंगे? क्या ये जस्टिफाइड है? ये हमारी हेल्थ केयर का नुकसान कर रहे हैं ये लोग। तो मेरी यहां से भी अपील है मिनिस्टर साहब से कि डोंट टेक इट एज ए पर्सनल बैटल, बैटल ऑफ ईगोज। अगर मैंने कोई पॉइंट किया, मैं आपका फैन हूं, आप इतना अच्छा बोलते हैं, और मुझे लगा कि जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा बोलने वाला मिनिस्टर आया है वो आर्टिकुलेट सो वेल, और मैं इतने हाई इतने तक पहुंचा दिया था उनको, और फिर सडनली ही विद वन बयान, विद वन स्टेटमेंट, मुझे लगा कि ये तो सोचते ही नहीं है बोलने से पहले। वही बात है, तोल मोल के बोल। और ये उस राह पे हैं शायद कि एक पॉलिटिशियन पहले भी थे, आज से 20 साल पहले, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने भी यही राह अपनाई थी कि बैशिंग ऑफ डॉक्टर्स, बैशिंग ऑफ हॉस्पिटल्स बिकम फोकस ऑफ मीडिया, और अपना पब्लिसिटी करो। नो, दिस इज ए शॉर्टकट, ये हार्मफुल शॉर्टकट। आज वो हर किस हाशिए में राजनीति के, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। तो ये चीजें अच्छी नहीं है। मेहनत करके आप राइज करिए, आपके आगे पूरी लाइफ पड़ी है, यू हैव ब्राइट चांस, आपको एक गोल्डन चांस मिला है चीफ मिनिस्टर द्वारा। आप, वही कह रहा हूं मैं कि सहवाग आते हैं, अगर वो इररिस्पांसिबल बैटिंग करके चौथी बॉल पे स्लिप में कैप देके आउट हो जाते हैं तो वो अपना टैलेंट का वेस्ट करते हैं, और वही सहवाग संभल के खेलते हैं और 333 रन बना के रिकॉर्ड भी बनाते हैं। तो सतीश जी, आप वो वाला सहवाग बनिए, 333 वाला। आप ये स्लिप में कैच देके आउट होके ना जाइए, यू हैव ए ब्राइट फ्यूचर। अगर आप उसको कल्टीवेट करेंगे, मैं शायद आपसे 5-7 साल बड़ा हूं आपकी एज से, तो जस्ट ए पीस ऑफ एडवाइस, टुडे इज माय बर्थडे आल्सो, तो मैं आपको एडवाइस देता हूं। मैं, आपने बोला मैं संत हूं, तो मैं भी एक ब्राह्मण हूं, संत हूं, और जुबान पे मेरी भी जो बात आती है सच होती है। तो यू हैव ए ब्राइट फ्यूचर प्रोवाइडेड आप केयरफुली चलें। आप चीफ मिनिस्टर भी बनेंगे और उससे आगे भी जाएंगे, लेकिन अगर इस तरह से आप दाएं बाएं होते गए और स्लिप में कैच पकड़ा बैठे तो वो इनिंग छोटी भी हो सकती है, पब्लिक माफ नहीं करती किसी को। तो हमारे जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट में, जम्मू के इंटरेस्ट में, आप एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे हैं। मैं चाहूंगा कि आप ऐसे एफर्ट्स करो कि अगले 6 महीने 10 महीने में यहाँ पे अपोलो, फोर्टिस, मेदांता यहाँ खोलें, अपना हॉस्पिटल खोल दें। आपके वो एफर्ट्स होने चाहिए, ना कि ये हॉस्टाइल आप इस तरह से बात करके उनको भी भगाएं। वो अगर सोच भी रहेंगे वो कैंसिल कर देंगे, वरना अभी उधर ऐसे नेता हैं, उधर ऐसे लोग हैं, नहीं जाना है। तो ये किसका लॉस है? हमारा लॉस है। कितने लोग हमारे अभी भी बाहर जाके इलाज करा रहे हैं, किसका नुकसान हो रहा है? हमारा हो रहा है। तो ऐसे ही हेल्थ केयर यहाँ डेवलप नहीं होगा। हम सबको सेंसिबली काम करके, सेंसिबली बात करके, तोल मोल के बोल, छोटी सी बात है, और छोटा सा एक गलती होती है, हमसे भी होती है, पेशेंट के साथ भी हम कभी अच्छा नहीं कर पाते, जस्टिस नहीं करते, वी टू से सॉरी कि नहीं हो पाया, जो हमें डिजायर्ड आउटकम थी नहीं मिली, गलती हुई,
हीट ऑफ आप हीट ऑफ द मोमेंट आप चीजें निकल जाती है, इमोशनल हो जाता है इंसान, तो यू मस्ट क्लैरिफाई। क्योंकि एक 8 साल से जिन लोगों ने यहाँ पे मेहनत करके एक हॉस्पिटल को खड़ा किया, सर्जरी का नंबर जब मैं ज्वाइन किया तो महीने की 8-10 सर्जरीज करते थे, आज हम 50-60 सर्जरीज करते हैं, वहां तक नंबर ले आए हैं। तो अब सडनली आपकी बातें सुन के लोग जो हैं वो जब संशय शक में आ जाएंगे, एक डॉक्टर पेशेंट डॉक्टर अटेंडेंट का आप एक खाई पैदा कर देंगे कि वेंटिलेटर पे हम लाशों को डालते हैं। आप प्रूफ कर दीजिए, आप प्रूव कर दीजिए। कोई नहीं करता, इतने निर्दयी नहीं। हम भी इसी सोसाइटी के पार्ट हैं, हमें भी पता है कि एक पेशेंट नहीं है, उनकी फैमिली होती है, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, बड़ा कुछ होता है। इतने निर्दयी लोग नहीं। और ये ना सोचिए कि डॉक्टर जो है वो कोई नए प्राणी बन गए, जुपिटर से आए। नहीं, हम भी इसी पार्ट ऑफ सोसाइटी हैं। मेरे 20 रिश्तेदार आके यहाँ पे निकल आएंगे और हमने भी इसी सोसाइटी में जीना है। सोशल सर्कल भी हमारा यही है। हम अपने लोगों के साथ गलत करके कहाँ जाएंगे, कहाँ मुंह दिखाएंगे? आप बोलते हो पैसा बनाते हैं, उस पैसे को भाड़ में जाता है ऐसा पैसा। वो तो मजबूरी है कि हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हमारी लाइवलीहुड इसी पे है। मैं तो कभी कभी अपने को, चलो फखर होता है हमें, हम डॉक्टर हैं, हम हीलर हैं, कभी कभी ये फील भी होता है कि दूसरों की सफरिंग पे हमारी अर्निंग है। ये भी एक मुझे कभी लगता है शायद कर्स है कि क्या है, लेकिन अब सिस्टम बना है। वैद्य होते थे पुराने जमाने में, एंड आई बिलोंग टू फैमिली ऑफ वैद्य। बसोली स्टेट मेरा प्लेस ऑफ बर्थ है, वहां के जो राजा के वैद्य वाली फैमिली है हमारी, हम हीलर्स की फैमिली हैं। तो मैं उनको बिलोंग करता हूं। तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि हम सिर्फ कोई अब मॉरल वैल्यूज अगर कहीं खत्म हुई हैं तो एंटायर सोसाइटी में खत्म हुई हैं। आप ये नहीं सिंगल आउट कर सकते कि डॉक्टर जो है वो सत्यवादी हरिश्चंद्र रहने चाहिए, बाकी सोसाइटी का बेड़ा गर्क हो जाए, आप चुप रहेंगे। अब बताइए कहाँ नहीं है मॉरल वैल्यूज टाउन? मैं फिर भी डिफेंड नहीं करता कि डॉक्टर ऐसे हैं, हम खुद परेशान हैं। ऐसे कुछ एलिमेंट्स जो बहुत से रीजंस हैं कि लोग जो हैं, अब मेडिकल एजुकेशन ही इतनी महंगी कर दी आपने, जो 1.5-2 करोड़ की डिग्री जब मिलती है किसी को प्राइवेट में, तो वो क्या आके पैसे नहीं कमाएगा? तो ये किसका कसूर है? तो ये कुरीतियां आपने दूर करनी है। तो जो लोग गलत कर रहे हैं आप उनको पकड़िए, सिंगल आउट कीजिए, देयर आर लॉज, उनको कवर कीजिए और उनके बारे में बात कीजिए। नेगेटिविटी ऐसे जनरलाइज फैलाने से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। अच्छी चीजें हैं उनको अप्रिशिएट कीजिए, तभी आप टू द कंटेक्स्ट बात करेंगे। सुधार की जरूरत हर किसी को होती है, इंस्टीट्यूशंस को होती है, पर्संस को होती है, डॉक्टर्स को भी होती है, हम भी इंसान हैं। आप गलती बताएंगे तो हम उसको सुधारेंगे। ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स कसाई हैं, इनको ये कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, नो, दिस इज नॉट डन, और पर्टिकुलरली बाय अ मिनिस्टर इट इज नॉट डन। तो मेरा यही है कि हर किसी से ये अपील है कि ये जो डॉक्टर पेशेंट और डॉक्टर अटेंडेंट रिलेशनशिप, एक फेथ का रिलेशनशिप। आप एक हवाई जहाज पे बैठते हो, इसीलिए बैठते हो कि पायलट को, पायलट और क्रू जो मेंबर्स हैं, वो आपको जम्मू से बैठ के दिल्ली में सेफ उतारेंगे। ऐसे ही हमारा एक पेशेंट के साथ रिलेशन होता है। आप जैसे फ्लाइट में एक विश्वास करके बैठते हो, अगर आपके मन में डाल दिया जाए कि ये एयरलाइन के फ्लाइट है, ये आपको रास्ते में ऐसे ऐसे करके टर्बुलेंस करके गिरा के फेंक देंगे, अब कैसे बैठोगे उस एयरलाइंस में? ये वाला काम ना करें, इससे बहुत लोगों का नुकसान है। और गरीब लोगों, और मैक्सिमम मैं आज बोलना चाहता हूं कि आयुष्मान का केटरिंग जो है वो नारायणा हॉस्पिटल कटर करता है। 22 करोड़ की पेमेंट आज भी ड्यू है। जब सारे जम्मू के हॉस्पिटल्स ने नारायणा का ये अपना आयुष्मान बंद कर दिया था, तो नारायणा में आयुष्मान चल रहा था, आज भी चल रहा है। 22 करोड़ का ड्यू होने के बावजूद वो डिनाई नहीं कर रहे हैं। तो ये सर्विस गरीब आदमी को मिल रही है, उससे ये हक ना जुदा। आप गरीबों के मसीहा हैं, आपने 70,000 का लोन माफ करवा दिया इंस्टेंटेनियसली, लेकिन जिसको 7 लाख की सर्जरी फ्री में होनी थी, उस पेशेंट को अगर आपने डरा दिया तो आपने नुकसान किया है उसी गरीब जनता का। तो तोड़ मोल के बोलिए, प्रॉस एंड कॉन्स भी देखिए, आपके पर्सनल जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके लिए मैं भी आई सिंपैथाइज विद यू। नहीं होना चाहिए था ऐसा, तो लेकिन उसका ये हल नहीं है कि आप किसी इंस्टीट्यूशन को, जिसको बिल्ड करने में मैं कहता हूं कितने रातें मैं भी 12-12 बजे बाहर निकला हूं ऑपरेशन थिएटर से। एटलीस्ट अगर आप हमें अप्रिशिएट नहीं करना है, डोंट कॉल अस बुचर। दिस इज माय रिक्वेस्ट। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने हर सवाल का जवाब बहुत विस्तार पूर्वक दिया, तो एक एजुकेशन भी मिल रही है आम आदमी को। अगले 2 सवाल मेरे आम आदमियों से रिलेटेड हैं। आम आदमियों में ये भ्रांति फैली हुई है कि जब भी हम किसी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो जो टेस्ट हम लोग करवाते हैं डायग्नोसिस के लिए, वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं। हो सकता है आम आदमी में इसमें एजुकेशन की भी कमी हो सकती है। इस पे थोड़े से चंद वर्ड आपसे ज़रूर चाहूँगा। देखिए,
जो कंसल्टेशन होती है ना डॉक्टर्स की, मैं साफ, जैसे आपको अब आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत मेरे दिल के सवाल पूछ रहे हैं जो हम सोचते हैं कि हमें लोगों को बताने चाहिए, तो वो तभी आते हैं जब आप उसको आप पूछते हैं। तो आपका धन्यवाद फिर से। तो एक आप जैसे देखते हो कि केस लड़ा जाता है अदालत में, तो जज साहब बैठे होते हैं, वकील होता है, वहां पे मुजरिम खड़ा होता है, तो एक केस प्रेजेंट होता है, उसमें हिस्ट्री बताई जाती है सबसे पहले कि क्या हुआ, इसने क्या वारदात की, है ना। उसके बाद उन्होंने तो चलो तथ्य, हमारा क्या स्टेप होता है, पहला हिस्ट्री, पहले हम पूछते हैं पेशेंट से कि क्या हुआ, कब से बीमार है, कैसा है, कैसा है। सेकंड स्टेप होता है हमारा एग्जामिनेशन। तो अगर हमें लगे कि हमें जो चीजें पूछी हैं, अब हम उनको चेक, जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं, पेशेंट को एग्जामिन करके हमने उसको वेरीफाई करना है कि हम किस ओर जा रहे हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है हमारा प्रोविजनल डायग्नोसिस। हमारे माइंड में आ जाता है, जैसे मेरे पास स्पाइन, पीठ दर्द लेके पेशेंट आया और ये कंप्लेंट कर रहा है मुझे पिछले 2 हफ्तों से पीठ में दर्द है, पिछले 1 हफ्ते से टांग में जा रही है। तो मेरे मन में कुछ आया कि इनको शायद डिस्क का प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर मैं उनको लिटाता हूँ, उनका एग्जामिनेशन करता हूँ और उसमें मैं टेस्ट करता हूँ कुछ क्लिनिकल। उसमें मुझे पता चलता है कि हाँ, ये डिस्क के टेस्ट जो है ये पॉजिटिव आए हैं क्लिनिकल। तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है इन्वेस्टिगेशन। जो मैंने प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाया उसको मैंने वेरीफाई करना है, एक टेस्ट करके, इन्वेस्टिगेशन करके, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, अपने जो है वो तथ्य इकट्ठे करती है, प्रूफ ढूंढती है। तो हमने भी, क्योंकि एक डायग्नोसिस डेफिनेटिव बनाना होता है, हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। हमारी जो ब्रांच है एविडेंस बेस्ड ब्रांच है, तथ्यों पे आधारित है, रीजनिंग पे आधारित है। ऐसे नहीं हम लिख देते कुछ भी। तो अगर मुझे लगता है कि ये टेस्ट है, तो मुझे एमआरआई में देखना चाहिए कि ये जो डिस्क है ये किस लेवल पे है, ये कितना कनाल को एनक्रोच कर रही है, ये हमारे मसल्स को डैमेज तो नहीं कर देगी, न्यूरॉन कनाल का डायमीटर कितना है, कनाल स्टिनोसिस, ये चीजें देखनी पड़ती है। उसके लिए मैं लिखता हूँ एमआरआई, लंबोसैक्रल स्पाइन या जो भी स्पाइन। तो उसकी जब रिपोर्ट आती है, तो जो मेरा प्रोविजनल डायग्नोसिस अगर वही आता है रिपोर्ट में रेडियोलॉजिस्ट की कि ये पीआई, प्रोलैप्स, इंटरवर्टोलॉजिस्ट, L4, L5, L5, S1 इतना डायमीटर, उस पर मोहर लगती है कि आई वाज करेक्ट। तो वो जब होता है तो मैं कॉन्फिडेंट हो जाता हूं कि मैं ठीक, जब मेरा डायग्नोसिस ठीक हो गया तो मेरा अब ट्रीटमेंट ठीक चलेगा। जब डायग्नोसिस ही गलत होगा तो ठीक ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता। तो ये जो टेस्ट और ये जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, ये हम जो एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाते हैं उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए होते हैं, क्योंकि एक आजकल लिटिगेशन का जमाना है। आपको कुछ ऐसा एडवर्स होता है तो आजकल लोग केसेस कर देते हैं, या वो मेडिको लीगल एस्पेक्ट से भी देखना पड़ता है, और वैसे भी आपको ठीक ट्रीटमेंट देना है। और हम जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से चलते हैं। ये ऐसा नहीं कि मर्जी की, हमारी मेडिकल साइंस में ऐसा नहीं है कि मेरी मर्जी की तो मैं ये कराऊंगा, दूसरे नहीं, ये प्रॉपर गाइडलाइंस होती है हर ट्रीटमेंट की। इसलिए ये इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती है। और कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशंस आर डन फॉर स्क्रीनिंग। जैसे मेरे पास पेशेंट आया, यंग पेशेंट आया, तो उन्होंने बोल रहे हैं 6 महीने से मेरी दर्द नहीं की, तो मैं बोलता हूँ चलो एक एक्सरे करा के देख लो। एक्सरे में कोई ऐसी फाइंडिंग पिक हो जाती है जो, जिसका सिम्टम हो सकता है 2 साल के बाद आता, जस्ट एक स्क्रीनिंग के लिए कि ये नॉर्मल है कि नहीं है। कई बार उसके लिए भी हम करवाते हैं कि वेदर इट इज, कई बार हम जैसे आपके टेस्ट होते हैं जो हम रूटीन, जो हम पैकेजेस कराते हैं आजकल, उसमें भी चीजें पकड़ी जाती हैं, क्योंकि आजकल बीमारियां साइलेंट बढ़ी हैं और कई रेयर डिजीजेज होती हैं। अगर आपने टेस्ट नहीं कराए, वो डिजीज आपसे मिस हो गई, तो वो बंदा अदालत में जाएगा, ये इन्होंने नेग्लिजेंस कर दिया, उन्होंने तो डायग्नोसिस ही नहीं किया। फिर कराएं तो डॉक्टर तब बदनाम, ना कराए तो तब फंसा। तो ये मैं वही कहता हूं कि हैव ए फेथ। आप एक पायलट पे फेथ करते हो, तो जब आप एक क्लिनिक में आते हो, ये जो गूगल बाबा है ना, ये सही नहीं बताते। ये भी मैं बताऊं कि गूगल में हर इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है, उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। गूगल पे विश्वास करने के बजाय आप अपने डॉक्टर पे विश्वास करें। डॉक्टर आपके साथ, कोई अपनी रोजी रोटी के साथ दगा नहीं करता है, इतना जरूर याद रखें। कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उनका पेशेंट ठीक ना हो, कोई सर्जन ये नहीं चाहता कि उनका पेशेंट के सर्जरी में प्रॉब्लम आए। सब अपना बेस्ट एफर्ट से कर रहे होते हैं और साफ इंटेंशन से कर रहे होते हैं। हाँ, अगर मॉरल वैल्यूज डाउन है, कुछ एलिमेंट्स 1% पॉइंट कुछ परसेंट कर रहे हैं, तो उसका ये मतलब नहीं कि बाकी भी कर रहे हैं। आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि छोटी उंगली, बड़ी उंगली और अंगूठे में ये अलग होते हैं। तो डोंट जनरलाइज दैट। तो मेरा यही मैसेज है कि हैव ए फेथ, आपको जो किया जा रहा है आपके इंटरेस्ट में किया जा रहा है। तो ये मैं कहना चाहूंगा। तो डॉक्टर साहब, हम दिसंबर के माह में हैं, वर्ष का भी अंत होने वाला है और धीरे धीरे सर्दी भी अपना जोर पकड़ रही है। हमारे बुजुर्ग जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है,
किसी को स्पाइन की प्रॉब्लम है, या हम कह सकते हैं बाजू के जोड़ों की प्रॉब्लम है, उनके लिए संक्षेप में कुछ डूज और डोंट्स आपसे जरूर चाहूंगा। देखिए, जब सर्दियाँ आती हैं तो प्रॉब्लम्स हड्डियों और जोड़ों की बढ़ती हैं, क्योंकि टेम्परेचर फॉल करता है जब, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, वो उसमें भी चेंज आती है। तो हमारे जोड़ जो है ना, वो एक्सपैंड करते हैं। तो ये जो पेन की इंसिडेंस है, वो सारा कुछ ना वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जोड़ों की दर्दें पुरानी जाग जाएँगी, कभी आपको पुरानी चोट लगी होगी, उसकी दर्द आ जाएगी। तो ये नेचुरल है कि ये चीज़ें एग्रेवेट होंगी। किसी को गठिया होता है, तो वो सर्दियों में कई बार बढ़ जाता है। तो ये नेचुरली होता है। तो इसमें यही है कि एक तो जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर फॉल होती है, एक हमारी टेंडेंसी होती है कि हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है, कि बाहर जाना कम हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तो ठंड से बचिए, और खासकर बुजुर्गों को, क्योंकि आप वार्म रखेंगे तो आपको दर्दें कम होंगी। तो अपना इनर वियर और वो सारा जो है हीटिंग अरेंजमेंट्स वो करिए, तो आपको एक टेम्परेचर मेंटेन करके दूसरा एक्टिविटी लेवल मेंटेन करना है। अगर आप बाहर वॉक नहीं कर पाते हैं, आप इंडोर अरेंजमेंट कर लीजिए, जैसे कोविड में आपने किया कि आप अंदर ही अपनी लॉबी में ही चक्कर लगा रहे हैं। अपना चलना फिरना बंद ना करें। और अगर आपको कोई आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या पहले भी प्रॉब्लम्स रही हैं, तो जरूर एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए, जिन जिनको आप करते हैं। वो आपको नेसेसरी इंस्ट्रक्शन एज पर योर डिजीज आपको देंगे कि आपको कैसे रहना है। तो आपको, हाँ, ये केयरफुल रहने का टाइम होता है। तो लेकिन और जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, फॉल्स, गिरने की इंसिडेंस, क्योंकि हमारा चलना फिरना कम होता है तो मसल्स वीक पड़ जाते हैं, बैलेंस की सेंसेशन कम हो जाती है, बुजुर्गों के गिरने की इंसिडेंस भी बढ़ जाती है। तो उस पे भी खास ख्याल रखना है। तो ये सारा बचाव हमें करने की जरूरत है। लेकिन ये है कि ध्यान रखेंगे तो ये समय भी निकल जाता है, ऐसा कोई टफ टाइम नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत तहे दिल से एक बार शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने कीमती समय में से कुछ समय हमारे लिए निकाले। और इसी प्लेटफॉर्म पे आपसे एक बार गुजारिश ये भी करूंगा कि आगे भी कब कभी मेरा चैनल आपको याद करेगा, आप इसी तरह हमें अपने टाइम से नवाजेंगे। क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूं? बिल्कुल, मैं आभारी हूँ, क्योंकि देखिए, एक मैं कह रहा हूँ, एक प्लेटफॉर्म से हमें चीजें कहने का मौका मिलता है। पता नहीं ना जाने कितने पेशेंट्स को, और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल एरा है, दुनिया के किस कोने में किसको कौन सी बात काम आ जाएगी। मैं पर्सनल उससे बोलता हूँ, क्योंकि मैं यूजुअली जो वीडियोस होते हैं अपने पेशेंट्स के, जो उनके एक्सपीरियंस होते हैं, शेयर करते हैं। तो किसको कहाँ वो चीज़ स्ट्राइक करके वो मेरे पास आके इलाज वो बताते हैं कि हमने ये वाला वीडियो देखा तो हमें हिम्मत आई, नहीं तो मैं 6 साल से इस दर्द से और इस परेशानी से जूझ रही थी, मैं नहीं इलाज कर रही थी, क्योंकि मुझे लोग डराते थे। तो मुझे हिम्मत आई। तो किसको कहाँ क्या स्ट्राइक कर जाएगा, वो कोई पता नहीं है। इसलिए ये भी जैसे हम क्लिनिकल कंसल्टेशंस करते हैं, ये भी हमारे लिए उतना, और मैं डॉक्टर बंधुओं से भी कहूंगा कि इसका मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स पे आके अपना एजुकेशन दीजिए, हेल्थ एजुकेशन, क्योंकि मिथ्स और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन चीजों की बहुत फैली हुई है। उसको काउंटर करने का एक ही तरीका है, राइट इन्फॉर्मेशन। राइट इन्फॉर्मेशन हम लोग दे सकते हैं, जिनको ये इन्फॉर्मेशन पता है। हम ही चुप रहेंगे, हम ही ये डिसमिनेट नहीं करेंगे, तो ये हमें चिल्लाने का, विक्टिम कार्ड करने का कोई वो एक नहीं रहता कि हम जो है, जी ये गलत धारणा है, ये क्यों फैली है। इसमें हमारी चुप्पी, हमारा इनएक्टिव रहना इन प्लेटफॉर्म्स पे, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। लेट्स डू आवर बेस्ट। एंड वही कहते हैं कि अंधेरे को सिर्फ उजाले से ही भगाया जा सकता है। तो हमें यही ये जोत नॉलेज की भी जलानी है, और मिथ्स जितनी फैली है उनको भगाना है, तभी ये हो पाएगा। इसलिए आपके इस तरह के एफर्ट्स और डॉक्टर्स को बुला के प्लेटफॉर्म देना और उनसे टाइम निकलवाना, तो ये सराहनीय कदम है। मैं आपका आभारी हूं इसके लिए, और ये मौका देने के लिए, आपके प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, दर्शकों से जुड़ने के लिए मौका देना। और एक एक वर्ष का एक दिन जो मेरा होता है, उसमें आके मैं एक पुण्य करके गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर इंडियन ट्रिब्यून न्यूज चैनल की तरफ से मैं डॉक्टर साहब को उनके बर्थडे की हार्दिक बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं कि दर्शकों को हमारे इस कार्यक्रम का पूरा लाभ मिलेगा। जितनी भी बातें डॉक्टर साहब ने की, बेबाक थी, दिल से थी। कहीं ना कहीं उनके दिल में एक वेदना थी, जो आपने भी पहचानी और मैंने भी पहचानी। अंत में अपने चैनल की तरफ से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि शब्दों में एहसास होता है, शब्दों में जान होती है। शब्द किसी को घायल भी करते हैं और शब्द किसी को महान भी बनाते हैं। तो एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते इस चैनल से मैं एक बार फिर आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी अपनी जिम्मेवारी को निभाएं और शब्दों का इस्तेमाल बखूबी और सराहनीय तरीके से करिए।
देखिए समाज में तब्दीली कितनी जल्दी और कितनी तेजी से बढ़ेगी। आप सबका धन्यवाद और ऐसे ही नॉलेज वाले प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।